अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं इससे पहले भी कई दिलचस्प किरदारों की कहानियां लिख चुका हूं। हर किरदार अपने मुआशरे के होते हैं, ये हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं और बात है कि इन किरदारों पर आपकी निगाह जाती हो या ना जाती हो तो भी देखकर आप सरसरी अंदाज से गुजर जाते हैं। लेकिन मेरा तो काम ही ऐसे किरदारों की तलाश है। ये बहुत बेमिसाल लोग होते हैं, इनकी अपनी मंतक हुआ करती है, अपनी जिंदगी होती है जिसमें वो सबको समेट लेने की कोशिश करते हैं। इस बार भी मैं दिलचस्प किरदार का तारुफ करवा रहा हूँ। वो किरदार हमारे मोहल्ले में तो नहीं रहते, लेकिन जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ मेरे कई दोस्त रहा करते थे और उनका नाम था हाशमी साहब और मेरा तकरीबन रोज वहाँ उस मोहल्ले में आना जाना होता। हाशमी साहब एक उधेड़ उम्र लेकिन खासे खूबसूरत इंसान थे। उनमें सबसे अजीब बात यह थी कि वो मोहल्ले के हर नौजवान, बल्कि कहना चाहिए कि वो हर उस नौजवान से फ्री होने की कोशिश करते जो जरा मुहज्जब और पढ़ा लिखा होता। मुझे भी उन्होंने अपने मोहल्ले में आते जाते हुए देख लिया था। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलकर आ रहा था कि उन्होंने आवाज देकर रोक लिया। मियाँ जरा बात तो सुनो। मैंने चूंकि उन्हें पहले देख रखा था इसलिए उनकी आवाज देने पर उनके पास पहुंच गया। जी जनाब फरमाए, मैंने पूछा। मियाँ क्या करते हो? उन्होंने सवाल कर दिया। जनाब बीए के आखिरी साल में हूँ, मैंने उनकी तरफ देखते हुए खुश इखलाकी से जवाब दिया। अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई। और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम जोहेब है। वाह, नाम तो बहुत खूबसूरत है। मियाँ तुमको रोज देखा करता हूँ इसलिए तुम्हें आवाज देने की हिम्मत हो गई। तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? मैंने कहा नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं। मैं जल्दी से बोला। मैं उनके शाइस्ता अंदाज और लहजे से बहुत मुतासिर हुआ था। अरे भाई, कभी कभी हमारे गरीब खाने पर भी आ जाया करो। अदब वगैरह से कोई दिलचस्पी है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा जी बहुत ज्यादा, अफसाने वगैरह लिखा करता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुश हो गए थे और फिर कहने लगे मेरी सबा भी शायरी करती है। मैंने पूछा ये सबा कौन है? मैं हैरत से पूछने लगा। मेरी साहबजादी है, उन्होंने बताया। इस उम्र में अच्छी खासी शायरी करने लगी है। तुम किसी दिन आना तो उसका कलाम तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने वादा करते हुए कहा जरूर आऊंगा। दूसरे दिन जब मैंने अपने दोस्त से उसका तज़किरा किया तो वो हंस पड़ा। अरे हाँ यार, बकौल उनकी बेटी हर फन मौला है। शायरी भी वो करती है, अफसाने लिखती है, खाना बनाने और कशीदा कारी में उसका जवाब नहीं। मैंने इश्तियाक से पूछा और वो खुद कैसी है देखने में? दोस्त ने हैरत से पूछा क्या मतलब? अरे भाई, मेरा मतलब है कि वो खुद देखने में कैसी है, खूबसूरत है या नहीं? वो कहने लगा पता नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, कि तुमने उसे देखा नहीं? कहने लगा नहीं, सिर्फ उसके बारे में बातें सुनता हूँ। बात यह है कि हाशमी साहब पर्दे के बड़े पाबंद हैं। वो उस बेचारी को दरवाजे तक नहीं आने देते, लेकिन सुना है बहुत खूबसूरत। अरे भाई, जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम? दोस्त की बात ने मुझे हैरान सा कर दिया। एक बार मैं हाशमी साहब से मिलने गया तो उनकी बैठक में उसकी तस्वीर लगी थी। हाशमी साहब उस तस्वीर को जल्दी से अंदर ले गए। शायद गलती से वो बैठक में रह गई, मेरे दोस्त ने बताया। मैंने कहा अच्छा, फिर तुमने तो मेरे शौक को भड़का दिया है। कहने लगा जाओ, किस्मत आजमा कर देख लो, हो सकता है तुम उसे देखने में कामयाब हो जाओ। मैंने कहा एक बात तो बताओ, ये हाशमी साहब नौजवानों को अपने घर दावत क्यों देते हैं? अरे भाई, उसी लड़के के लिए सीधी बात है। वो चाहते हैं कि कोई नौजवान उनकी लड़की के मेयार पर पूरा उतर जाए तो वो अपनी बेटी की उससे शादी कर दें। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया, इसीलिए शायद वो मुझे भी अपने घर बुला रहे हैं। जाहिर है, दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा जाओ भाई, किस्मत आजमा कर देख लो। 4-5 दिनों के बाद एक शाम मैं हाशमी साहब के घर पहुंच गया। मेरी दस्तक के जवाब में खुद उन्होंने दरवाजा खोला और कहने लगे अरे मियाँ तुम? वो मुझे देखकर खुश हुए, कहने लगे आओ आओ अंदर आओ, खुश आमदीद। वो मुझे अपनी बैठक में ले आए। इस बैठक में सामान अगरचे कीमती नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था उसे बहुत सलीके और आर्टिस्टिक अंदाज में रखा गया था। मैं सताइशी निगाहों से बैठक का जायजा लेने लगा। अरे भाई, क्या गरीबों की बैठक देख रहे हो? उन्होंने कहा। नहीं जनाब, जिस सलीके और खूबसूरती इस बैठक को रखा गया है मैं उसका जायजा ले रहा हूँ। मियाँ ये तो सबा का कारनामा है, बल्कि शौक है उसका। वो इसी तरह घर को सजा कर रखती है। मैं वाकई कायल हो गया था उनकी बेटी के ज़ौक का। काफी अच्छा ज़ौक था। अच्छा मियाँ तुम बैठो, मैं चाय का बोल कर आता हूँ। सबा के हाथ की चाय भी बड़े कमाल की होती है। इतना कहकर वो खुद तो अंदर चले गए और मैं ये सोचने लगा कि वो जिस सबा के बारे में इतनी तारीफें कर रहे हैं वो खुद कैसी होगी देखने में।
दोस्त ने तो उनकी तस्वीर देखकर ये बता दिया था कि वो खूबसूरत है। इस बैठक में किताबें भी सजी थी। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इस बैठक में अदबी किताबों का अच्छा खासा जखीरा मौजूद था। हाशमी साहब कुछ देर में चाय ले आए। वाकई चाय बहुत अच्छी थी। चाय बनाना भी एक फन हुआ करता है। मैं खुद भी सलीके की चाय का आदी था, इसलिए वो चाय बिल्कुल मिजाज के मुताबिक महसूस हुई। चाय पीने के दौरान हाशमी साहब से गपशप भी होती रही और ये देखकर भी खुशी हुई कि उनका अदबी ज़ौक़ भी बहुत बुलंद है। मजमूई तौर पर वो ऐसे इंसान थे जिनके साथ वक्त गुजारा जा सकता था। गुफ्तगू के दौरान भी वो कभी कभी अपनी साहबजादी का जिक्र छेड़ देते। उससे ये अंदाज़ा भी हो जाता कि उन दोनों में कितनी मोहब्बत है और एक बाप अपनी बेटी को कितना सराह सकता है। इसके बाद भी मैं कई बार उनके घर गया। हाशमी साहब से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उनकी बेटी के हाथों की चाय पीता रहा, उनकी बातें सुनता रहा। ये सब कुछ तो होता रहा, लेकिन एक बार भी उनकी साहबजादी की सूरत दिखाई नहीं दी। लगता था उसे सख्त पर्दे में रखा जाता था कि वो बेचारी अपनी एक झलक भी दिखा नहीं पाती। इसी गली में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने कुछ और इंकशाफात किए। उसने बताया, तुम मर्दों या लड़कों की बात रहने दो, उस लड़की को तो आज तक किसी औरत ने भी नहीं देखा। मुझे उसकी बात ने उलझन में डाल दिया और मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, मतलब यह है कि उस घर में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है। मोहल्ले के किसी भी शख्स से उनके ताल्लुकात नहीं है। घर में मुलाजमा तक नहीं रखी और ना ही वो लड़की कभी घर से बाहर निकलती है। मैंने कहा, हद हो गई, इतनी भी क्या आखिर पर्दादारी। हाँ, और इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि वो लड़की बदसूरत है, दोस्त ने कहा। बेचारे हाशमी साहब अगरचे अपनी बेटी की तारीफें करते हुए नहीं थकते, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि उसे किसी के सामने लाया जाए। मुझे तो यही लगता है। मुझे भी महसूस हुआ कि मेरा दोस्त ठीक कह रहा था और तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी। मैंने भी सोच लिया कि मैं इस मुहिम को हल करके ही रहूंगा और उनकी साहबजादी को सामने आना ही होगा। इसलिए एक दिन बड़े अदब के साथ हाशमी साहब के सामने सर झुकाए हुए कहा, किबला, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आपसे और आपके घर के रख रखाव से बेहद मुतासिर हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा के लिए यहीं का हो जाऊं। हाशमी साहब ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोच में डूब गए। फिर उनके लबों पर मुस्कुराहट आई। मियाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, जी, आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, बल्कि मुझे तो खुशी होती है। ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद के लिए ऐसे ख्वाब नहीं देखेगा। तुम एक अच्छे नौजवान हो और मेरी सबा की खुशकिस्मती होगी कि तुम जैसा शौहर उसे मिल जाए। मैंने खुशी से उनकी बात सुनकर कहा, जी जी, बहुत शुक्रिया। कहने लगे, लेकिन हमारे यहाँ बात इस तरह नहीं की जाती। हमारी कुछ रिवायात हुआ करती हैं। तुम ऐसा करो, अब से एक हफ्ते बाद अपने घर वालों को लेकर आ जाओ। मैं जल्दी से बोला, जी मैं ले आऊंगा सबको। और हाँ, एक बात और, अब इस दौरान में यहाँ मत आना। हाशमी साहब ने कहा, जब आओ तो घर के फर्द बनकर आओ। मैंने सादत मंदी से नजरें झुकाकर कहा, जी जरूर। मैंने घर वालों को वहां तक चलने के लिए कितनी मुश्किलों से राजी किया, ये मेरा दिल ही जानता है। सब ही बुरा भला कह रहे थे कि आखिर मुझे शादी की इतनी जल्दी क्या है, लेकिन मैं इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो लोग मुझे इंतहाई माकूल लगे थे। हाशमी साहब खुद बहुत अच्छे थे, उनकी बेटी इंतहाई बासलीका थी, फिर उसमें इंतहाई शर्मो हया थी कि शायद वो अपने साये से भी शर्मा जाती होगी। ऐसी लड़कियां तो मुकद्दर से मिलती हैं। बहरहाल घर वाले वहां तक जाने कैसे मान गए थे। मैंने इस दौरान इतनी एहतियात रखी कि मैं अपने दोस्त से भी मिलने नहीं गया। ऐसा ना हो कि हाशमी साहब देख लें और मुझे छिछोरा समझने लगे कि कैसा नौजवान है जिसने अभी से गली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं एक हफ्ता तक वहां गया ही नहीं, और जब एक हफ्ते बाद अपने घर वालों को वहां लेकर पहुंचा तो वहां की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हाशमी साहब के घर पर ताला लगा हुआ था। मोहल्ले वालों और मेरे दोस्त ने बताया कि हाशमी साहब रातों रात वो मकान खाली कर गए, और वो मकान वैसे भी किराए का था, इसलिए वो मकान खाली करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ गए होंगे। अजीब मुहिम्मा था। घर वालों और मोहल्ले वालों के सामने बेपनाह शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बात ही शर्मिंदगी थी। शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि वो रिश्ते की बात लेकर घर वालों के साथ लड़की के घर पहुंचा हो और लड़की वाले रातों रात मकान खाली कर गए हों। मुझे गुस्सा आ रहा था और हैरत भी कि आखिर हाशमी साहब के साथ क्या हुआ होगा। उनकी तो पूरी सूरत ही पुरस्रार थी। बहरहाल 15-20 दिनों तक मैं घर वालों के मजाक का निशाना बनता रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म होता चला गया। ये समझ लें कि मैंने फरामोश कर दिया। फिर एक दिन बहुत दिनों के बाद हाशमी साहब मुझे दिखाई दिए किसी और मोहल्ले में। उस मोहल्ले में एक छोटा सा होटल था। ये अजीब सा मोहल्ला था। मैं वहां से गुजर रहा था कि जब चाय की तलब हुई तो होटल के अंदर चला गया।
ये मियाँ वाली का मशहूर होटल था जहाँ बहुत उम्दा चाय मिलती थी और हाशमी साहब वहीं दिखाई दे गए। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और नौजवान भी बैठा हुआ था। हाशमी साहब की पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया था। मैं खामोशी से उनके पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने लगा। अरे मियाँ, ये भी कोई चाय है? हाशमी साहब उससे कह रहे थे। चाय तो मेरी सबा बनाती है, तुम कभी पी कर देखो। नौजवान ने कहा, जरूर, मैं किसी दिन आऊंगा। जरूर आना, मैं तुम्हें इसकी शायरी भी दिखाऊंगा, हैरान रह जाओगे। मैं हाशमी साहब की बातें सुन रहा था, तकरीबन वही बातें जो उन्होंने मुझसे की थी। अब वही बातें उस नौजवान से दोहरा रहे थे। नौजवान कुछ देर बाद उनसे इजाजत लेकर चला गया। जब मैं वहीं बैठा रहा और हाशमी साहब भी वहीं थे, कुछ देर इंतजार के बाद मैं हाशमी साहब के सामने जा खड़ा हुआ। आदाब अर्ज़ है हाशमी साहब। हाशमी साहब ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब किसी और को बेवकूफ बना रहे हैं हाशमी साहब आप? नहीं तो, वो बुरी तरह बौखला कर बोले। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाशमी साहब, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? जब आप अपनी साहबजादी की शादी नहीं करना थी तो इतने ड्रामे के रचाने की क्या जरूरत थी? मेरे खानदान वालों के सामने आपने मुझे जलील क्यों किया? कहने लगे, बेटा मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। उन्होंने बेबसी से कहा। क्यों नहीं कर सकते? हाशमी साहब की आंखों में अजीब सी वीरानी थी। कहने लगे, इसलिए कि सबा का तो कोई वजूद ही नहीं। हाशमी साहब ने धमाका कर डाला। मैं बुरी तरह बौखला गया। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, उनकी आवाज में बेपनाह दर्द था। सबा का इंतकाल तो 11 बरस की उम्र में ही हो गया था, लेकिन मैंने उसे अपने तस्वुर और अपने ख्वाबों में हमेशा जिंदा रखा। किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ, बल्कि ये जाहिर करता रहा कि वो भी मेरे साथ मेरे घर में रहती है, खाना बनाती है, शायरी करती है, अफसाने लिखती है, वगैरह वगैरह। हाशमी साहब, हाँ बेटा, अब रहा ये सवाल कि मैं तुम जैसे नौजवानों को क्यों दावत देता हूँ, तो सिर्फ ये सोचकर कि अगर सबा जिंदा होती तो उसके लिए मैं ऐसा ही शोहर ढूंढ कर लाता जैसे तुम लोग हो। ये एक ऐसा फरेब है बेटा जो मैं कई बरसों से अपने आप को देता चला रहा हूँ। मैं हैरत ज़दा होकर उनकी बातें सुनता रहा। हाशमी साहब अपनी बात खत्म करके अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए और मैं सकते के आलम में वहां बैठा रह गया। और अब इस वाकया को कई बरस बीत चुके हैं। हाशमी साहब अब भी मुझे याद आते हैं और मैं सोचता हूँ कि हाशमी साहब वाकई एक दिलचस्प किरदार थे या एक गमज़दा बाप। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।